हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के आपकी सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भाई आपके स्कूल के सिलेबस में और टेस्ट में आपको दिलाएंगे पूरे पूरे नंबर। तो भाई जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस में आ चुकी हैं। और ये भाई सीरीज उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी फंडामेंटल यहाँ से हो जाएंगे बहुत स्ट्रांग। तो भाई आप लोग क्योंकि बोलते हैं कि यार सर हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ ली है, वो समझ में आ गई है, वन शॉट भी देख लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है कि मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे उतने आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो भाई आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं तो सब लोग कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बिल्कुल है न्यूमेरिकल, इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो भाई आपके सामने हम जो डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की सेकंड वीडियो ये है, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में। तो आपको पता होगा फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन जो होता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। यहाँ पे F जो होता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। आपको ध्यान रखना है कि F जो है एक्सटर्नल फोर्स होता है। और मैं आपसे बोलूं कि F जो है वो ये भी ध्यान रखना है कि F जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो दो फोर्स काम कर रहे हैं आपके और आपको नेट फोर्स निकालना है तो दोनों को वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा। तो सब आपको ध्यान रखना होगा। तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, ऐसी एक्सेलरेशन की भी एक डायरेक्शन होगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है आज के क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इजी है थोड़ा, तो भाई सब लोग जो है मेरे साथ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस पे आपको फोर्स बताना है कितना होगा। जल्दी सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्या आंसर होगा। कर लिया? आंसर होगा इसका 0। अरे भाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा सॉरी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज 0। तो भाई एक्सेलरेशन 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज 0। खत्म बात, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 0 यही तो है और क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम लोग जो पेपर में फिर बोलते हो अरे सर मैं तो छोड़ के आ गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ऐसे भी करना था, इजी था ये तो। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक बॉडी है 5 किलो की, एक ब्लॉक मान लो या कोई भी ऐसी बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है कितने का, 8 न्यूटन का, और एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, परपेंडिकुलर है दोनों, कैसे भी आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना लो। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे कोई लिखा नहीं है, ग्रेविटी वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दो ही फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे 6 और 8। अगर उसने ग्रेविटी लिखा होता या तो उसको फिर बताना पड़ता ना, ग्रेविटी की 6 वाला फोर्स ग्रेविटी के इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी के साथ कौन सा है। तो कोई लिखा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे ग्रेविटी को। तो दो फोर्स लग रहे हैं 6 और 8 न्यूटन, परपेंडिकुलर हैं, बॉडी का मास 5 kg दे रखा है आपको। आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर को होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई एम। यानी अगर आपने F वेक्टर निकाल लिया तो भाई आपका एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डायरेक्शन क्या होगी। तो F हमारा जो होगा यहाँ पे, F क्या होगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कैसे लिख दिया, परपेंडिकुलर फोर्स है भाई, पहली वाली वीडियो देख लो। इससे बोलता हूँ जो वीडियो है ना ऑर्डर में देखा करो, ताकि आपको सब पता रहे कैसे कैसे करते हैं। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं उनका सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये तो सबको पता है बचपन से ही, कितना होता है ये 100, ओह क्या लिख दिया मैंने, 64। तो ये 100 आ जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा। तो फोर्स तो 10 न्यूटन है। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा। तो मान लो एक 6 का फोर्स है और एक 8 का है, ये 6 है और ये 8 है, मान लो ऐसे बना लेते हैं। तो 10 जो है यहाँ कहीं बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट है, आपको ये एंगल चाहिए है ना। आपको जब आप फोर्स लिखोगे तो फोर्स लिखने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है। तो हम एंगल लिखते हैं उसका, कि उसका एंगल जो है 8 न्यूटन के साथ इतना है या 6 के साथ इतना है, तो आप एंगल निकालते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ मान लो। तो इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, तो आई कैन राइट दैट टेन थीटा क्या होगा, अगर मैं इस वाले 6 को यहाँ ले आऊँ तो इसके बराबर होगा। तो ये 6 हुआ, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 6/8 यानी कि 3/4। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। अब टेन इनवर्स ऑफ 3/4 कितना होता है, आपको 3-4 वाला ट्राइंगल पता होगा। 3-4 वाला जो ट्राइंगल होता है उसमें जो एंगल आता है ये वाला कितना आता है, ये
3-4 वाले में ये आता है 37 डिग्री, है ना, ये 37 होता है, 53 होता है। तो ये जो एंगल हमने ये वाला निकाला 37 डिग्री, तो ये एंगल हमारा लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि हमारा जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू, लेकिन उसने एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन हमारा जो होगा दैट इज इक्वल टू 10/5, मास क्योंकि 5 है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ दिस मच विद द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। किस पे होगा? एक्सेलरेशन इतना होगा और किधर को होगा? इधर को होगा, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और किधर को होगा? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द 8 न्यूटन फोर्स। तो 8 न्यूटन फोर्स के साथ 37 डिग्री पे हमारा एक्सेलरेशन बॉडी का होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो भाई इजी था ये। अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो यहाँ पे देखो, ये इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है, तो हम 37 याद रखते हैं, वैसे इन्होंने 36.52 लिखा है। ठीक है, 36 डिग्री 52 मिनट लिखा है, 60 मिनट पे 1 डिग्री हो जाता है, तो इन्होंने थोड़ा सा उसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है। खैर, हमारा एक्सेलरेशन ठीक आया और ये सब ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है यार, बस थोड़ा सा आपको ना बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो सारी वीडियो अगर आप देखोगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स जो है ना रिलेटेड है आपस में, आप पहला चैप्टर, दूसरा, फिर तीसरा, सब रिलेटेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ऑर्डर में चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास। एक्सेलरेशन कितना है? 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है, तो फिर क्या करें? 0.5 kg है। ठीक है जी, ये फोर्स है, हमें नहीं पता फोर्स कितना है, निकाल सकते हो फोर्स वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। एक और बॉडी है, इसका मास हमें नहीं मालूम कितना है, उस पर इतना एक्सेलरेशन होता है, सेम फोर्स लगा के। बोथ बॉडी आर फास्टर। अच्छा, दोनों को फिर एक साथ बांध दिया गया, दोनों को क्या किया? एक साथ बांध दिया। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन बाय द फोर्स। दोनों को अगर हम बांध दें बॉडी को, तो अब अगर सेम फोर्स लगाएं तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजी है ये, हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि यहां से हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स कितना आएगा? ये F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास आपका 0.5 है और ये 16, इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16 पंजे 80, यानी 8 आ जाएगा। तो 8 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे भी फोर्स 8 न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स तो बराबर है फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मास निकाल लेते हैं दूसरी बॉडी का। इसका मास कितना है? इसको मान लो m1 मानते हैं, ये m2 है, तो m2 का वैल्यू कितना आएगा? F इक्वल टू ma लगाओगे, तो F इक्वल टू ma, तो यहाँ पे F आपका 8 है, m कितना है आपका पता नहीं हमें, m2 है, और a हमारा 4 है। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/4, यानी कि 2 आ जाएगा। तो m2 2 किलो है, तो m2 हमारा 2 किलो है, और m1 0.5 kg है, यानी 2 और 0.5 को आपने साथ में बांधा, तो कितना हो गया? ये हो गया 2.5 किलो का भार। 2.5 किलो का हाथ होता है ना, तो 2.5 किलो का भार हो गया ये। तो 2.5 किलो का भार है भाई यहाँ पे। तो आपका जो F होगा अब वो ma के बराबर होगा, यानी m1 प्लस m2 इंटू a आपको निकालना है। अब a डैश मान लेते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है। F कितना है आपका? F आपका 8 न्यूटन है। मास कितना हो गया आपका? 2.5। a डैश, तो a डैश का वैल्यू यहाँ से आ गया 8/2.5। इसको सॉल्व करने के लिए मैं पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, 5 से 16 को डिवाइड करेंगे, 5 3 15, फिर आएगा 10, 5 दूनी 10, तो 3.2 आएगा। एक्सेलरेशन है ये, तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन होगा दोनों बॉडी का मिला करके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारा आएगा, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है, और वहां से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। 3.2, two blocks made of different metal identical in shape and size are attached upon by acted upon by equal force। दो ब्लॉक हैं, अलग अलग धातुओं के बने हुए हैं, शेप और साइज नहीं, डिफरेंट आइडेंटिकल इन शेप, दोनों सेम है, डिफरेंट मेटल है लेकिन उनका, लेकिन शेप वगैरह आइडेंटिकल है। मतलब एक मान लो कॉपर का, एक गोल्ड का है, नहीं गोल्ड का महंगा हो जाएगा, सस्ता वाला कोई बताओ, आयरन का है मान लो, है एक कॉपर का एक आयरन का है, दोनों का साइज वाइज सब कुछ बराबर है, और इन पे बराबर फोर्स लगा। ठीक है, तो बराबर फोर्स लगा तो क्या होगा? दोनों क्या बराबर एक्सीलरेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एक का मास ज्यादा होगा, एक का कम होगा, क्योंकि मेटल अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है। तो उनका जो है फिर वो जो स्लाइड किए दोनों के दोनों। एक्सेलरेशन कितना है? सेकंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 5 टाइम्स द फर्स्ट है। तो दो ब्लॉक है मान लो m1 और m2, इसका एक्सेलरेशन मान लो a है, तो इसका 5a है एज पर गिवन कंडीशन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सेकंड टू फर्स्ट। आपको बताना है m2/m1 का रेशो क्या होगा, ये आपको निकालना है। और फोर्स क्या दिया है? दोनों में हमने इक्वल फोर्स लगाया, इसमें भी F फोर्स लगाया, इसमें भी F लगाया, इसमें एक्सेलरेशन a हुआ, इसमें 5a हुआ। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? F इक्वल टू m1 इंटू ए और F इक्वल टू m2 इंटू एज पर गिवन कंडीशन।
हमें क्या निकालना है, हमें m2/m1 निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, f से f कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू, ये 1 आएगा, जीरो मत कर देना इसे, m1/m2 और अपॉन में 5। ठीक है। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, पहले खुद सॉल्व करा करो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करा करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के ऐसे बैठोगे कि अरे यार टीचर, अरे बढ़िया टीचर, बढ़िया करा रहा है, हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही करना था, तो भाई फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा पेपर में, कुछ नहीं होने, फिर भूल जाना सब कुछ। सारे क्वेश्चन को रोक के एक बार खुद करा करो पहले सॉल्व, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन बचाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो m2 इधर चला गया, m1 को नीचे ले आते हैं, 5 को ये रहने देते हैं, तो ये 1/5 हो जाएगा। m2 को यहाँ ले गया, m1 को यहाँ ले गया, तो m2/m1 इज 1/5, ये हमें निकालना था। तो हमारा रेशो क्या आया, 1:5, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। तो अगर आपने अभी जो क्वेश्चन पिछली वीडियो के नहीं किए खुद, तो क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 दिन बाद दोबारा देखो हर वीडियो को, तो उससे आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग होती है। अगर आप 2 दिन बाद देखते हो या 1 हफ्ते बाद देखते हो, 2 दिन बाद फिर 1 हफ्ते बाद, तो उससे आपकी मेमोरी रिकॉल होती है चीज़ें। आपका ये साइंटिफिक एक मेथड है चीज़ों को याद रखने का या फिर चीज़ों को ढंग से समझने का। तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को पॉज कर करके खुद आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है। तो 1:5 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ मास, ये थोड़ा ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, फिर दोबारा में कहना ट्रेन बार बार आती रहती है फिजिक्स वालों के लिए। तो ट्रेन ऑफ मास 1000 kg, 1000 टन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन अ मास ऑफ 200 टन इज सडनली ड्रॉप टू द अर्थ, उसको छोड़ दिया। फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन इज 200 न्यूटन पर टन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए बहुत पेपर में डाले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन घुमाने फिराने के लिए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करी जाती चीजें। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेन का मास कितना है, 1000 टन। अब एक टन कितना होता है, एक टन कितना होता है, टन टनाटन कितना होता है एक टन। एक टन जो होता है वो आपका होता है 1000 kg। ठीक है, टन होता है 1000 kg। तो ये ट्रेन का मास कितना हुआ, यानी 1000 × 1000 टन है, तो टन होगा तो टन टनाटन कितना हो जाएगा, टन से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 × 1000 kg। एक टन 1000 kg का होता है, तो कितना हो गया 10⁻³ यानी 10⁻6 kg हो गया। तो ये ट्रेन का मास आया, बहुत ज़्यादा मास है, होता भी है भारी मास। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसका, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है सारा, ये गिवन है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से 200 टन का मास गिर गया, बाद में हटा दिया, है ना, मान लो हमने एक डब्बे को हटा दिया, उससे कुछ ऐसा कुछ कर दिया। तो फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन आपको बताना है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है कि एक 200 न्यूटन का रेजिस्टेंस भी लग रहा है। ठीक है, तो यानी ट्रेन पे रेजिस्टेंस भी लग रहा है, मतलब कोई एयर का फ्रिक्शन लग रहा होगा या फिर नीचे वाला फ्रिक्शन जो होता है वो लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा। तो देखो दो चीजें यहाँ पे, एक तो जो है इंजन जो है वो इसको फोर्स दे रहा है आगे मूव करने के लिए, एक तो वो है, और एक इसको पीछे की तरफ को रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है। दो फोर्स है, एक इसको आगे बढ़ा रहा है, एक इसको पीछे ला रहा है। तो जैसे आपके दोस्त होते हैं दो तरह के, आपको आगे ले आते हैं, एक पीछे ले आते हैं। मैंने दोस्त तो नहीं बोलूंगा मैं, वो दुश्मनी होते हैं फाइनली। ठीक है, तो दोनों तरह के होते हैं यहाँ पे, तो दो हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इंजन का फोर्स है F, और एक आपका पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फोर्स जो भी है, R मान लेते हैं। ये लग रहा है आपका, ये किसके बराबर होगा, M × A। M कितना है हमारा, M हमारा है 10⁻6, A कितना है 0.5। तो नेट फोर्स जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स वो ये है F - R = 10⁻6 × 0.5। अब जो ये R है, इसके बारे में तो लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि जो R है वो कितना होता है, R इज 200 न्यूटन पर टन, यानी हर टन पे 200 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा, यहां पे हमारा वेट कितना है, मास कितना है, 1000 टन है, तो फोर्स कितना लगेगा 1000 × 200, क्योंकि एक टन पे 200 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 1000 पे कितना लगेगा, 1000 × 200 लगेगा। तो इतना फोर्स लग रहा है, इक्वल टू 10⁻6 × 0.5। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से हम जो है इंजन का फोर्स निकाल सकते हैं, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आएगा, ये 0.5 10⁻6 है ये, तो मैं लिख देता हूँ 5 × 10⁻5। इसको लिखा, फिर इसको यहाँ लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -2 × 10⁻1 और 5। तो ये आ गया 3 × 10⁻5। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो इतना फोर्स हमारा आ गया। तो इंजन का फोर्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला स्टेप में क्या बोल रहा है वो, फिर बोला 200 न्यूटन का, मैंने 200 टन का वेट कम कर दिया है ना। तो जैसे लोग करते हैं ना, वेट कम करते हैं अपना, ऐसे इसने भी अपना ट्रेन ने वेट कम कर दिया। तो
जो है, अब इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, आपका इसका एक्सेलेरेशन बताना है क्या होगा। तो देखो जब ऐसी इक्वेशन बनेगी इसकी भी कोई, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क ये पड़ जाएगा यहाँ पे कि ये जो मास है तो ये कम हो गया, दूसरा इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो फोर्स इंजन का था तो इंजन तो वही है, इंजन तो चेंज नहीं हुआ तो इंजन का फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस में फर्क पड़ जाएगा। रेसिस्टेंस जो है हमारा 200 न्यूटन पर टन है, तो अगर आप मास को कम करोगे तो उतना हमारा रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नया इक्वेशन अगर हम बनाएं, कहाँ पे बनाएं, अगले पेज पे बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे F माइनस आर इक्वल टू, वही चीज लिखेंगे F माइनस आर डैश लिखेंगे इस बार, है ना, क्योंकि आर डैश आपका चेंज हो जाएगा। तो F माइनस आर डैश इक्वल टू इसका नया वाला मास m डैश बोल देते हैं उसको, और नया वाला एक्सेलरेशन a डैश बोल देते हैं। F तो वही रहेगा जो आपका निकल के आया था, कितना आया था, 3 × 10⁵ आया था मेरे ख्याल से, माइनस आर डैश कितना हो जाएगा, अब आपका जो मास है पहले था आपका 1000 टन, अब उससे 200 टन कम हुआ था तो 800 टन बचा, और फोर्स कितना था, 200 न्यूटन था पर टन पे जो फोर्स था वो 200 न्यूटन था, तो इतना फोर्स आया रेजिस्टेंस का, समझ रहे हैं आप। पहले 1000 था, तुमने क्या किया, 1000 × 200 किया था, इस बार 800 तो 800 × 200 किया है। मास कितना है आपका, मास आपका हो जाएगा 800, क्योंकि 200 कम हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलोग्राम में आएगा मास, एसआई यूनिट में, इंटू a डैश हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो यहां से वैल्यू क्या आई हमारी, एक गायब क्यों हो रहा है भाई, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3 × 10⁵ माइनस ये कितना हो गया, 16 × 10⁴, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1.6 × 10⁵। मैं सबको 10⁵ सेम रखता हूँ ताकि मेरे को माइनस करने में ईजी रहे। देखो ये सब तरीके हैं मैथमेटिक्स के, जो आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तभी आपको पता चलेंगे। ठीक है, देख के पता नहीं चलेंगे आपको। तो ये कितना आया आपका, 8 × 10⁵ आया a डैश, इसको सॉल्व करना है, अरे भाई कहाँ गायब हो रहा है सब, ओके इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आएगा, 3 में से 1.6 गया, तो 3 में से 1.6 गया तो कितना आएगा, 1.4 × 10⁵, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, ये अपॉन में चला जाएगा पूरा 10⁵, तो क्या आ गया आपका a डैश। तो इसको काट देंगे, a डैश क्या आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 8 और 14 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 8 को डिवाइड करेंगे पहले तो 0.7 आ जाएगा, ये तो अपॉन में 4, तो 0.7 अपॉन में 4 है ये, तो 7 अपॉन में 4 यानी 40 है वैसे तो, पॉइंट आएगा पहले तो, तब ये 7 बनेगा, फिर ये 1 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 करेंगे तो 0 आएगा, 7 चौके 28, फिर 20 आएगा, 7 पंजे 4, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, फिर आया यहाँ पे 3, 30 आया, 4 सत्ते 28, 2 आया, 4 पंजे 20, तो 0.175 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सारी। ठीक है, f हमारा जो था वो था 3 × 10⁵, मेरे ख्याल से यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। f हमारा जो था वो कितना आया था, नहीं तो आंसर आ गया। f हमारा कितना आया था यहाँ पे, f हमारा आया था, अच्छा यहाँ पे प्लस करना था, माइनस कर दिया हमने, ओहो यहीं पे गलती कर दी। तो एक बार दोबारा चेक करते हैं पूरी कैलकुलेशन। 1000 टन था हमारा, 1000 मतलब इतना केजी हुआ, एक्सेलरेशन इतना था, F माइनस आर हमने लिखा, F माइनस आर क्या लिखा हमने, ये लिखा, ये क्या है हमारा m × a, m हमारा इतना है, a हमारा इतना है, 10⁻6 × ये आया, यहाँ पे क्या था 10⁻3 × 200 आया था। अच्छा 10⁻3 × 200 आया, उसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में होगा, प्लस में करेंगे तो ये आपका 5 × 10⁵ और 2 × 10⁵ यानी कि 7 × 10⁵ आ जाएगा। अब जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स जो है 7 × 10⁵ है, 7 × 10⁵ है, ठीक है 7 × 10⁵ है, और माइनस आर डैश हमारा हो जाएगा 800 × 200, और m हमारा 800 ही रहेगा, मैंने 800 हो जाएगा, और 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 10⁵ माइनस 1.6 आया इस बार, 7 × 10⁵ माइनस 1.6 10⁻5 अपॉन में ये आएगा, तो 7 में से 1.6 जाएगा तो ये आएगा आपका, 7 में से 1 गया तो 6, और उसमें से 0.6 गया तो 5.4, तो ये 5.4 आएगा, इनफैक्ट 5.4 10⁵ इक्वल टू 8 × 10⁵ आएगा, a डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 उड़ जाएगा, 5.4/8, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 48, तो कितना बचेगा 60 बचेगा, 8 × 7 56, फिर बचेगा 40, 8 × 5 40, तो ये आया हमारा आंसर। तो नया वाला एक्सेलरेशन कितना आया
0.675, पुराना वाला कितना था हमारा 0.5। तो मास कम हुआ, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी कम हो गया, इंजन सेम है, रेजिस्टेंस कम हुआ तो एक्सेलरेशन बढ़ गया आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है 0.675। तो यहाँ पे भी आंसर सही है हमारा, 0.675 आ रहा है, ये हमने गलत कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 7 × 10⁵ आएगा। आई होप क्लियर होगा। रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि इतने वेट पे इतना रेजिस्टेंस लगेगा, तो ये कंसेप्ट जो है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है ताकि आपको ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है किसी भी फॉर्म में तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, कैसे कुछ भी बोल सकता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है 0.2 न्यूटन पर केजी है, कुछ भी बोल सकता है किसी भी फॉर्म में। तो आपको अगर केजी में दिया तो आसान है, लेकिन अगर टन में दिया हो, टन भी आपको पता होना चाहिए कि टन का किलोग्राम में कैसे करते हैं। तो ये सब बातें अगर आपको पता है तो भाई क्वेश्चन आपका होना ही होना है, पेपर में सॉल्व आपको करना ही करना है, होना ही होना है आपका। ठीक है, ये होना ही होना है हमारा, मान के चलो। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इंक्लाइन टू अ वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस। तो इस बार फोर्स को जो थोड़ा इंक्लाइन कर दिया गया, तो आपको बताना एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक वर्टिकल की बात की गई है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की बात की गई है, क्योंकि तभी वर्टिकल का मतलब है कोई। ठीक है, तो फोर्स आपका जो है इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ऐसे बना लो, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड, या फिर ऐसे भी हो सकता है। दोनों केस में सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों केस सेम है, क्योंकि लिखा नहीं हुआ है पे कैसा इंक्लाइंड है। इस केस में सेम आएगा, लेकिन जब फ्रिक्शन में आप क्वेश्चन करोगे तब डिफरेंट आएगा। वहां पे फ्रिक्शन में वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन मान लो ये है, कितना फोर्स है 50 न्यूटन, 30 डिग्री विद वर्टिकल लिखा हुआ है, तो वर्टिकल से मैंने एंगल बनाया है। फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। इसका मास कितना है 2 kg, तो 2 kg की बॉडी है, इस पे आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे फोर्स जो होगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर को होगा, एक कंपोनेंट इधर को होगा। वैल्यू क्या होगी, इधर वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, इधर वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इधर वाले कंपोनेंट की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 50, क्या आएगी बताओ, कॉस थीटा या साइन थीटा। जिधर को एंगल होता है उधर को कौन सा आता है, कॉस या साइन। कई बार बता चुके हैं, कई बार कर चुके हैं हम लोग। ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका कॉस, तो ये जाएगा 50 cos 30 डिग्री। cos 30 का मतलब होता है √3/2, तो ये आ गया 50 √3/2। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 25 √3 आ जाएगा। ठीक है, 25 √3 आ रहा है। ओके, ओके ठीक है। और इधर को कितना आ रहा है फोर्स आपका 50 sin 30, इधर को कॉस आएगा, इधर को साइन आएगा, तो 50 × 1/2 यानी कि 25 न्यूटन। तो ये फोर्स आपका जो आ रहा है 25 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब ये बॉडी किधर को मूव कर रही है, ये कह रहा है बॉडी मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ये वर्टिकल में ही मूव कर सकती है, क्योंकि ये फोर्स जो आपका आ रहा है 25 √3 आ रहा है। 25 √3 जो है वो 37 के आसपास आएगा, 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल 40 के आसपास आएगा फोर्स। और इसका वेट कितना है 20 mg। अगर आप देखोगे तो m × g मतलब 2 × 10 करोगे तो 20 आएगा, 20 है। और ये वाला फोर्स आपका 40 आ रहा है, तो बॉडी ऊपर उठ सकती है जमीन से, लेकिन इसमें बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, मतलब आपने फिक्स किया होगा बॉडी को, या तो हो सकता है जमीन से, ताकि वो केवल इस पर चल पाए। ठीक है, तो ये इधर को मूव करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमें ax निकालना है। तो ax विल बी हाउ मच, यहाँ पे a जो है ax ही होगा, तो a हमारा होगा fx अपॉन में मास। इधर को जो फोर्स लग रहा होगा इस पर कितना लग रहा है 25 न्यूटन, और मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई हमारा जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी का वो एक्स डायरेक्शन में होगा, और वो 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया, ये लिखा है हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इस बॉडी का। ठीक है, तो ये इंक्लाइन वाला केस हुआ। अगर आप जो मैंने दूसरा वाला डायग्राम बनाया था उससे करके देखोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे आपके, तो इधर वाला कंपोनेंट जो है f cos 30 नीचे की तरफ हो जाएगा, और इधर वाला f sin 30 इधर को हो जाएगा। तो हो सकता है फोर्स ऐसे लगाया हो, तो ऐसा अगर फोर्स लगाएगा तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ को आएगा और एक इधर को आएगा। तो इधर वाला कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट कराएगा, और नीचे वाला वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि टेबल के अंदर तो घुसा नहीं सकता इसको। तो हो सकता है कि उसका ये वाला केस हो, ये वाला केस ना हो। अगर ये वाला केस होगा तो बॉडी उड़ जाएगी ऊपर, है ना, तो हो सकता है ये रीजन भी रहा हो। ठीक है, हालांकि उसने लिख दिया था कि बॉडी मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है जनाब, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, बिल्कुल आगे खोल के, गलत बहुत करते हैं बच्चे ये। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, रॉकेट लिफ्ट ऑफ मास इज 20,000 kg। जो रॉकेट ऊपर उठा, रॉकेट को जब हम छोड़ते हैं तो उसका मास क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो गैसेस छोड़ता है। तो इनिशियली उसका मास कितना है 20,000 किलोग्राम, बहुत भारी रॉकेट है।
है ना, नासा का रॉकेट। तो भाई ये जो रॉकेट है इसका मास कितना है, 20,000 किलो, ठीक है। तो इसका मास ये है, इसको हमने ऊपर भेजा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है इसका, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है इनिशियली जब ये जमीन से ऊपर उठ रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, तो जो इसमें जो ब्लास्ट हुआ है, जो भी चीज में गैस निकली है उसने इसमें कितना फोर्स लगाया ये आपको निकालना है। तो F क्या होगा, F कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर F इक्वल टू ये कर लेते हैं m इंटू ए, m इंटू ए, ये कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आएगा 1 लाख जो भी आएगा न्यूटन, कितना आया, इकाई दही सैकड़ा हजार दस लाख, 1 लाख न्यूटन आया। तो ये आ गया फोर्स, क्या ये सही है, ठीक है, नहीं, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्यों गलत है ये, क्यों गलत है बताओ। आपने क्या लिखा, F इक्वल टू एम ए, तो ये किसका फोर्स निकाला आपने, ये कौन सा फोर्स आएगा इससे, क्या ये गैस का फोर्स आएगा, नहीं, ये गैस का फोर्स नहीं आएगा, ये टोटल फोर्स आता है। यहाँ पे क्या होता है, ये F टोटल, एक्सटर्नल जो होता है टोटल होता है। तो यहाँ पे और कौन फोर्स लगा रहा है रॉकेट पे, गैस के अलावा और कौन लगा रहा है, भाई ग्रेविटी लगा रही है ना। अगर ग्रेविटी ना होती तो गैस की जरूरत क्यों थी, फिर तो आप भागी जाते बड़े आराम से। ग्रेविटी भी तो फोर्स लगा रही होगी नीचे। तो यहाँ पे जो रॉकेट पे फोर्स लग रहे हैं वो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का नीचे की तरफ को mg यानी 20,000 g, और एक जो थ्रस्ट का लग रहा है ऊपर ये फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी T माइनस 20,000 g जो है, 20,000 g जो है वो आपका ma के बराबर है, यानी 20,000 इंटू a के बराबर होगा। तो यहां से थ्रस्ट फोर्स आएगा, तो थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको यहां ले जाएंगे तो m इंटू m दिया हुआ था यहाँ पे 20,000 किलो, ठीक है। तो m इंटू ए इसको यहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए। तो जो थ्रस्ट आपको चाहिए वो ज्यादा चाहिए, आपको क्या चाहिए, थ्रस्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको जो है इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव करना है और आप एक्सेलरेट भी कर रहे हो उसके साथ में, ठीक है। तो एक्सेलरेट भी हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो इतना चाहिए एम जी प्लस ए। ये आपको आगे भी काम आएगा, जब लिफ्ट वाले क्वेश्चन करोगे, लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, तो वहां पे भी जो फोर्स चाहिए होता है वो एम जी प्लस ए चाहिए होता है, तो वहां पे आपको काम आएगा। तो भाई यहाँ पे टेंशन जो आपको, सॉरी टेंशन नहीं है, जो थ्रस्ट फोर्स है आपका एफ टी लिख देते हैं इसको। तो थ्रस्ट फोर्स जो है आपका वो कितना आएगा, 20,000 इंटू जी प्लस है, जी का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे या 10 पुट कर लो, मैं 10 पुट कर लेता हूँ, थोड़ा आलसी हूँ, तो 10 पुट कर लेता हूँ, प्लस ए करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 इंटू 20,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और 1 2 3 4 जीरो और आएंगी, 10 की पावर 4 न्यूटन, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, 3 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन इज माई आंसर, ठीक है। आप 9.8 पुट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इनको देखते हैं उन्होंने क्या पुट किया, इन्होंने 9.8 पुट किया है, तो इनका जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, 2.96 10 टू पावर 5 आ रहा है, हमारा आ रहा था 3 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। पर एनीवेज में जो मेन चीज है वो ये है कि ये वाली जो गलती आप लोग करते हो, आप जो है यहाँ पे ये नहीं लेते कि उसमें जो है अर्थ का फोर्स भी काम कर रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ का फोर्स भी यहाँ पे होगा, ठीक है, डन। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने जो है फोर्स के बेसिक कंसेप्ट वाले बेसिक क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा F इक्वल टू एम ए जो इक्वेशन यूज करते हैं वहां पे F एक्सटर्नल लेते हैं और A जो है हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी है उसको भी ध्यान से लेते हैं हम लोग, और F जो है टोटल लेना होता है आपको। तो ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो अगर भाई क्लियर हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तो आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, इस पे थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।